नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। खास बुलेटिन में बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल के चुनाव की, क्योंकि जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान हुआ, इसी की ओर से जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आ गई और बीजेपी के रथों पर यह हमले की घटना, जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया गया और फिलहाल इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि बंगाल के फूलबागान में बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ के केस में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी व्यक्ति टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों और उनमें खड़ी एलईडी टीवी में जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस केस में शिकायत की थी, जिसके बाद फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें, बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी हो या फिर ममता बनर्जी हो, दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बंगाल में आखिर प्यादा कौन और राजा कौन। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज ही तारीखों का ऐलान और आज ही रात में टीएमसी के गुंडों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 2 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले ही ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने ये ट्विटर के माध्यम से साफ कह दिया है और कहा है कि 2 मई के नतीजों के बाद इस ट्वीट को फिर से खोलकर देख लीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही फिर से चुनाव में आएगी और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मिशन बंगाल पर सीएम शिवराज जो हैं वो बंगाल पहुंच चुके हैं और ये दावा भी उनकी ओर से किया जा चुका है कि 2 मई दी गई। तो जब हमला हुआ और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, ये कहा गया इसी की ओर से। तो ऐसे में ममता ने जब सवाल उठाया कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों, तो इसका जवाब अधीर रंजन चौधरी ने दिया। वो सुनिए। और साथ ही आज शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हिंसा का नंगा खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। ये वो पवित्र धरती है जहां रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिबोल का उद्घोष इस धरती से हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कितने चरणों में होगा इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में जब भी बंगाल में चुनाव होता है हिंसक घटनाएं सामने आती है। तो चलिए आंकड़ों के जरिए बताते हैं आपको जब जब चुनाव हुआ कितनी घटनाएं सामने आई। तो बंगाल चुनाव में तारीखों के ऐलान के साथ ही हिंसा की खबरें इस बार भी सामने आई है। 2019 की बात करें तो 2019 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई थी। 2014 में 44% राजनीतिक मौतें बंगाल में ही हुई थी। 18 में पंचायत चुनाव के दौरान, 16 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा का बोलबाला दिखाई दिया था। और 2019 के लोकसभा चुनाव हिंसा में 3 की मौत की जानकारी, 300 ज्यादा से अधिक हिंसक घटनाएं जो है वो आई थी। तो आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर तारीखों के ऐलान के साथ ही इस बार की भी बात करें तो हिंसक घटना सामने आई। बीजेपी के रथों पर हमला किया गया और टीएमसी पर यह आरोप लगा। तो 2014, 2015, 2018 जब भी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, हिंसक घटनाएं लगातार सामने आई।
तो कैलाश विजयवर्गीय का ये ट्वीट देखिए, हिंसक घटनाओं की बात कर रहे थे। पहले ही दिन जैसे ही ऐलान हुआ चुनाव की तारीखों का, तो रात में यह हिंसक घटना सामने आई, जिसका आरोप टीएमसी पर लगा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया और इस वीडियो में, ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, बीजेपी की गाड़ियों पर हमला किया गया और इसका आरोप टीएमसी पर लगा था। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल में सियासी बिसात तो बिछ चुकी है, लेकिन बीजेपी एक और दम भर रही है जीत का, तो दूसरी ओर टीएमसी भी पीछे नहीं हट रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जुड़ गए हैं, साथ ही टीएमसी से दयाशंकर सिंह जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी दयाशंकर जी। टीएमसी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि टीएमसी ही जीतेगी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी, तो डर लग रहा है कि इस बार भी कहीं बीजेपी बाजी ना मार ले। बाजी मारने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। बंगाल की जनता समझदार है। देश की हालत क्या है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, महंगाई का हालत क्या है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, पेट्रोल के रेट क्या चरम पे है, इसका पूरे देश में बीजेपी का माहौल खराब हो चुका है। जहां जहां इनकी सरकारें थे, 1 बाय 1 करके गिरनी शुरू हो गई है। देखिए, महाराष्ट्र से चले गए, झारखंड से चले गए, राजस्थान से चले गए। अभी आपने शिवराज जी का नाम बता रही थी, तो शिवराज जी एमपी में कैसे कैसे बहुमत तो जनता दूसरों को दी, लेकिन कैसे कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति करके आए, खुद आए हुए हैं, जिनको खुद जोड़ तोड़ करनी पड़ी। और वो क्या बीजेपी के लिए करेंगे, वो तो बात की बातें हैं। और बंगाल की जनता पूरी तरह से अस्वस्थ है। ठीक है दयाशंकर जी, जोड़ तोड़ करके भी अगर सरकार बीजेपी ने बना ली तो क्या होगा? टीएमसी के पास तो एक ही राज्य, वो भी हाथ से जाएगा। टीएमसी का तो चिंता छोड़ दें, 2024 भी है। देखें, टीएमसी बंगाल में तो बीजेपी का कुछ होने वाला है नहीं। और ये 4 स्टेट के अदर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो इनको पता है कि वहाँ पे तो कहीं खाता भी नहीं खुला है। ऐसे भी स्टेट है जहाँ खाता नहीं खुला है इनका, कम से कम खाता तो खोल लेते हैं। तो सोचिए कि इनका क्या देश में क्रेज अब रह गया है। चलिए राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, उसके साथ ही हिंसा की घटना सामने आई और अब 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, टीएमसी के बताए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो टीएमसी के जो बैठे हैं प्रवक्ता डॉक्टर दयानंद शेखर जी का, उनके जो प्रारंभिक संबोधन था, तो उनके प्रारंभिक संबोधन में जिन्होंने जो कुछ बातों को रखा है, तो उससे तो ये स्पष्ट जरूर दिखता है कि आप बंगाल चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं। और रही बात जो हिंसा हुई है चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से, तो मैं बता दूं, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक घटनाएं घटी हैं और हिंसाएं भड़की हैं और मौतें हुई हैं। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है वहां की तत्कालीन सरकार की, जो निवर्तमान सरकार है वहां पे, उस पे जाता है। इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और किस प्रकार से उन्होंने जो नारे लगते हैं, जो जय श्री राम के नारे से जिस प्रकार से उनको बेचैनी पकड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो किसी खास वर्ग के समुदाय को खुश करने के लिए करती है। मैं आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा जी। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। काशी और काबा भी होगा दोस्तों, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। मैंने ये स्लोगन इसलिए बताया क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश और बंगाल देख रहा है, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने आपके बीच में जो आने का फैसला किया है, आपके आशीर्वाद के लिए हम अपेक्षित रहेंगे, और जो उम्मीदें हमसे हैं वो हम जरूर करेंगे। और जो एक भाई ने एक बात की थी अर्थव्यवस्था को लेकर, तो मैं इनको याद दिला दूं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसमें हमारा देश भारत निकल रहा है, धीरे धीरे बहुत आगे निकल गया है। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना के संकट में भी किसान भाइयों ने 4% का योगदान दिया था जीडीपी को, जो एक सराहनीय और साहसिक कदम था। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और
अगर कहीं जब हिंसक घटनाएं घटती हैं तो आप उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो हमारे व्यक्ति नहीं है, जो पकड़े गए हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, वो आपके लोग हैं। और आपने अब तक केवल दंगा फैलाकर ही राज्य को जीतने का काम किया है, तो इसको आप कंट्रोल करिए। आपने देखा कि जिस प्रकार से बीजेपी की गाड़ियों पे पत्थरें बरसती हैं, ये कहां लोकतंत्र में शोभा देता है? ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी को शोभा देता है? इन सब चीजों को आत्ममंथन का ये विषय है, इस पे आपको चर्चा करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस अभिव्यक्ति की आजादी को हम लोग लूटते हैं कैमरा के सामने बोल के कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है और सहिष्णुता का माहौल है, तो वास्तव में बंगाल में सहिष्णुता का पाठ पढ़ने की आवश्यकता है सारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। और जनतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, सहिष्णुता के सत्यता की स्थापना करने के लिए आपको उनके बीच में जाना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। और जीत की दावा जहां तक है वहां सारी पार्टियां बढ़ चढ़कर अपना जीत का दावा करती है, हम भी उस लाइन में हैं, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है। देखते हैं, ये तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस मुख्यधारा में किसके साथ बहना चाहेगी। चलिए ठीक है, दयाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। बंगाल में गुंडा राज, जिम्मेदार कौन है इसका? सरकार ही देखेगी वहां पर हिंसक घटनाएं ना हो। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है 5 गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है, जांच का ये विषय है, जांच पड़ता रहेगा वो किसके कार्यकर्ता है नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। राहुल आनंद जी के बातों का, जिसने प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन किया, भारत का जनमानस या विश्व का जनमानस जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो प्रभु मानता है श्री राम को, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष इनके हैं, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक राजा थे। अयोध्या में जो मंदिर नहीं बन रहा है, चैनल के माध्यम से बता चुके, वो मंदिर नहीं महल बन रहा है। अगर प्रभु को रहना है तो महल में रहे, हनुमान को रहना है महल में रहे, नहीं तो बाहर पेड़ के यहाँ बैठे। तो इन व्यक्तियों से किस प्रकार से ये इनके मुंह से ये शोभा देता है। अच्छा, 33 कोटि देवी देवता है, सुन लीजिए आनंद जी, सुन लीजिए पूरी बात। आपने कहा प्रभु श्री राम, हिंदू जनमानस प्रभु श्री राम कहता है, लेकिन आपका जो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बोलते हैं कि राम राजा थे, राजा के रूप में। और इवन यहाँ तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अमिताभ बच्चन से, तो आप लोग नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हो। प्रभु श्री राम का अपमान उसी दिन हो गया जब आपने अमिताभ बच्चन से उनकी तुलना आपके प्रदेश अध्यक्ष ने किया। वो पगले को इतना नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है। अमिताभ बच्चन से तुलना किया था आपका प्रदेश, उसको सस्पेंड किया गया। तो इस बार हमारे धर्म के लोग जो भी माँ माटी मानुष में विश्वास करते हैं वो इस बार आप लोगों को खाता खोलने का भी मौका नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि 5 का 5 प्रदेश में आपका खाता ना खुले। 13 कोटि देवी देवता हैं। जब आपके मुखिया बनारस में आते हैं तो हर हर महादेव करते हैं, आप जय श्री राम कहते हो, हम जय सिया राम कहते हैं, हम लोग जय माँ दुर्गे कहते हैं। अरे भाई, सभी हिंदू देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, उनका नाम आप लिया करो। अब उनको समझाओ आप लोग, दिलीप घोष को, तो पगले को समझ में नहीं आता, कहता है कि वो तो राजा थे। अरे राजा थे ये कहता है। प्रभु की दर्जा मिल चुकी है, अमिताभ बच्चन से ना उनकी तुलना करे, हिंदू धर्म को और आप लोग नीचे ना गिराओ। ठीक है, बड़ा दुख होता है। ठीक है दयाशंकर जी, जवाब ले लेते हैं, बोलिए राहुल आनंद जी। मैं आदरणीय दयाशंकर जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया है पगले, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता को ही दिखाता है। अगर आप यहाँ बैठ कर अगर आप इस प्रकार, मेरी बातों को पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बातों को पूर्ण हो जाने दीजिए, फिर आप कहिएगा। और इसी प्रकार का आपका संगठन है जो उपद्रव फैलाते हैं वेस्ट बंगाल में, और जो लगातार फैला रहे हैं, और लोग देख रही है, वहां की जनता देख रही है। आप मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए। देखिए, एक शिष्टाचार डिबेट हो रहा है। ठीक है, तो दयाशंकर जी बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको पूरा मौका दिया गया, इसके बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा। एक शिष्टाचार चर्चा हो रही है, तो शिष्टाचार में मैं सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघना है। अब मैं आता हूँ प्रभु श्री राम पे। तो प्रभु श्री राम ही हमारी जननी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक भगवान भी थे। और जय श्री राम से भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी हुआ है, और हमने इंदिरा आवास देते देते प्रभु राम जी को भी घर दिया है। हमारी
सरकार ने कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से श्री राम को भी घर दिया है। मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए, मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए। अब मैं आता हूँ कि जो आप राम राजा की जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दयाशंकर जी, आप फिर से आप उलझ रहे हैं। एक शिष्टाचार डिबेट का मतलब यही होता है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। यही परेशानी है टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कि किस प्रकार से वो उपद्रव फैला रहे हैं बंगाल में। ये यही है, जब आप टीवी पर बैठ के इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आम बात नहीं है। ये वहां पे देख रही है किस प्रकार से आपने गुंडा राज चला रखा है, ये जनता देख रही है। आप मेरी बातों को पूर्ण होने दीजिएगा, आप मेरी बातों को पूर्ण होने दीजिए, फिर मैं आपकी बातों को सुनूंगा। मैं कह तो रहा हूँ, या आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अगर उल्टा सीधा शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। मैंने अभी कोई उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग आपके तरफ से किया गया है। मर्यादा में रह के बात करें हम लोग, अच्छी बात होगी। अब मैं आ रहा हूँ, मैं सारे विषयों पे आ रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। अब आ जाते हैं हम लोग राजा राम पे। तो राजा राम, हर व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है आज के समय में, या महिला जो मुख्यमंत्री है, वो एक राज्य की उत्तराधिकारी है, वो राजा समान है। और राजा राम के चरित्र का निर्वहन करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा उनको देते हैं। तो उनका आशय इस प्रकार से है, वहां के जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कहने का तात्पर्य ये है। अब आता हूं मैं आपके नाथूराम गोडसे वाले बयान पे। तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। जब बंगाल में फ्लाईओवर गिरा था तो सबसे पहले आरएसएस के लोग गए थे। आपके हम में मतभेद हो सकते हैं, आपकी सरकार लेट पहुंची थी, लेकिन जो आपने ये बात बोला कि नाथूराम गोडसे को ये लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं देश की आजादी में उनका क्या योगदान था, और जिस प्रकार से वहां से अगर कोई हिंसा हुई थी तो उसकी तार्किक वजह क्या थी, और जो चिट्ठी जो उनके माध्यम के द्वारा लिखी गई थी उसको आज तक सरकार ने जारी नहीं किया, हमारी सरकार ने जारी किया। उस चीज को एक बार आप पढ़ ले, उसमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस प्रकार की घटना घटी। जो घटना घटी है आदरणीय बापू को जो जान गंवानी पड़ी, उसके लिए हमारी संवेदना है, लेकिन वो किस आधार पे घटी है इस पे आप चर्चा नहीं करते हैं। ये जरूर है कि वो हमारे संगठन के व्यक्ति थे, लेकिन आप सही बात को नहीं बताते हैं, गलत बात को आप जनता के बीच में पेश करते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक डिबेट इसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं। अब आगे आप अपनी कर सकते हैं बातों को पूरा। ठीक है, बोलिए दयाशंकर जी, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह की बातें आनंद साहब शोभा नहीं देता है कि आप ये भी कहते हैं मंदिर हम लोगों ने बनाया, आप क्या प्रभु को देंगे, प्रभु का ही सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा गुमराह मत करिए। अमिताभ बच्चन से तुलना करने वाले व्यक्ति को तो तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए था। माँ दुर्गा को बोलते हैं कि ये दुर्गा कहाँ से चली आती है। भाई साहब, महिलाएं नहीं होती, माँ नहीं होती तो हम आप नहीं होते। कम से कम अपने बुद्धि का इतना तो प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति अपने जगह है, राजनीति में तो हम लोग तो कहते हैं राजनीति में धर्म का समावेश किया ही नहीं जाना चाहिए। राजनीति में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, किसान नौजवान की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है दयाशंकर जी, आप कह रहे हैं राजनीति में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर जय श्री राम के नारे से चिढ़ती क्यों है? बौखलाहट दिखाई देती है साफ तौर पर ममता बनर्जी की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, लेकिन अभी तो आज तक मैंने कहा, ठीक है ना, राम तो सबके एक ही है, चाहे जय सिया राम कह लीजिए चाहे जय श्री राम कह लीजिए। आप देखो, हम लोग के राम दूसरे हैं, हम लोग के आराध्य हैं। अब अमिताभ बच्चन वाले हम लोग को राम नहीं चाहिए, हम लोग प्रभु मानते हैं। भाई, आपके अमिताभ बच्चन वाले हैं तो डांस कराओ जहाँ कराना है, हर जगह चले जाओ, जहाँ जहाँ जाना है आप वहाँ पर डांस कराते रहो। हम लोग मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दिल में राम की आस्था रखते हैं, कड़ में राम बसते हैं, हम लोग जय सिया राम बोलेंगे। अब आपको अमिताभ बच्चन टाइप का डांस कराना है तो आप कराते रहो, भाजपा कराए डांस। चलिए ठीक है, बंगाल पर आते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, हिंसक घटनाएं लगातार होती आई हैं, आज से पहले भी। सवाल जो मेरा था उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है कि जो गुंडा राज जिसकी तस्वीरें हर बार चुनाव में सामने आती हैं, तो ये सुनिश्चित करना कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं ना हो, ये प्रदेश सरकार का काम है। जहाँ इनकी सरकारें हैं, कहीं पे पता चलता है कि 8-8, 10-10 पुलिस के लोगों को लोग गोली मार देते हैं। क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं।
देखिए, किसानों की चर्चा कर रहे थे कि किसानों की वजह से 4% GDP बढ़ा, लेकिन इन लोगों के राज में पूरे देश के किसान नौजवान परेशान हैं। 200 से ऊपर किसान 3 महीने लगभग धरना प्रदर्शन को हो गए, लेकिन सरकार सुनने वाले नहीं। आवाज उठाने वाले लोगों के आदेश भेजने का काम करते हैं, घर में नजरबंद करने का काम करते हैं। 200 से ऊपर किसान शहीद हो गए, और उन्हीं किसानों का नाम लेके जब देश की GDP माइनस में चली गई है तो अपना ये सीना ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों के बारे में लोग सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद और निंदनीय है। ठीक है दयाशंकर जी, आप किसान आंदोलन की बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करते हैं, बीजेपी से सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि चुनाव में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही हिंसा होती है, और इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते। तो प्रदेश सरकार सुनिश्चित क्यों नहीं करती है कि ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो, जिसके चलते सवाल ना उठे फिर से? अब इससे बड़ी तो घटना हो नहीं सकती। बीजेपी के राज्यों में 8 पुलिस वालों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। अब इससे बड़ी क्या हिंसा हो सकती है? इनके राज्यों में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी? 8 पुलिस वालों की हत्या कर दिए थे लोग। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा आनंद शंकर जी को कि सबसे पहले बात, जो इन्होंने अभी तक जितनी भी आपने इनसे सवाल किए हैं, हर वक्त ये बीजेपी को ही उंगली दिखाए हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, विपक्ष में बैठकर ये काम करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप इसकी जवाबदेही नहीं ले पा रहे हैं कि आपके यहाँ क्यों हो रही है। चलो, हम पे तो लाख दागे हैं, कम से कम आप अपना अंगना तो साफ कर लो। हम में तो लाख कमियां हैं, लेकिन देश हमने ही सुरक्षित रखा है। हमने जवानों को हनुमान जी की तरह जड़ी बूटी नहीं दी, हमने उनको बस उनके शक्ति का स्मरण कराया, जो अपाहिज बना रखा था यूपीए की सरकार में। अब मैं बताता हूँ मौतों पे, किसानों पे, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप कब सीखेंगे? आप सीखिए, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप सीखिए, बीच में मत बोलिए मुझसे। अब आते हैं हम लोग किसान पे। जो किसान वहां बैठे हैं वो किस मांग को लेकर बैठे हैं? आप क्यों नहीं, अगर विपक्ष हमारे यहाँ अगर सकारात्मक भूमिका में रहता है तो उसका मैं आदर और सम्मान करता हूँ, ये हमारी संगठन ने हमें सिखाया है, लेकिन आप किस बातों को लेकर बैठे हैं आप ये भी देख लीजिए। और जो MSP का जो आंकड़ा है खरीद का, उस पर भी एक बार चर्चा कर लीजिएगा। 780 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है, और मात्र विगत 6 वर्षों में 43 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, जो यूपीए के सरकार में 38 लाख करोड़ के आसपास था, उससे भी नीचे था, पता कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं मौतों पे। जो मौतों का आंकड़ा आपने बताया है, वो मौतें अब तक सरकार ने जारी नहीं की है, बस वो विपक्ष ने जारी की है। और जो नजरबंद की जो बात की गई है, तो नजरबंद हमने किया है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर आज शांति और अमन के साथ चल रहा है। आपको यह भी मानना होगा कि एक सकारात्मक छवि आई है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसको आप लोग कहते थे कि 370 हटाने में आपको सोचना होगा। विपक्ष बैठ के जो कहता था हमने छुआ है और हमने उस कैंसर को खत्म करने का काम किया है। और मैं बताऊं कि जो पुलिसकर्मी मरे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई राज्य हो या कोई देश हो, कहीं भी आपराधिक घटनाएं शून्य नहीं होती हैं, वो बढ़ती हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करने की ताकत कितने उस वहां की मुखिया में है और वहां की सेनापति में है, इस पर निर्भर करता है। और अभी का जो हमारा डिबेट है वो बंगाल में हिंसक क्रियाओं को लेकर है, इस पे आप बच रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि हमें लाख बुराइयां, लेकिन आप अपने आईना को भी तो साफ करके देख लीजिए। इस पे आप कभी नहीं आते हैं, इस पे आइए तो सही। दयाशंकर जी, सवाल मेरा भी यही था कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, तमाम मुद्दे सवाल हम उठाते रहते हैं, बीजेपी से तमाम बार सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल सवाल आपसे, आप उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे। देखिए, घटनाएं जैसे आनंद साहब ने कहा, घटनाएं आम होती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई की जाती है, जांच चलती है, जांच चल रही है। लेकिन अदर स्टेटों की तुलना में देखा जाए तो बंगाल के लोग बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसका नतीजा है 16 में उन्होंने काफी सीटें दिया, 21 में देखिए कम से कम 223 सीटें देने जा रहे हैं। सर्वे आपके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, टोटल कम से कम 223 सीटें आनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता हमसे संतुष्ट है, कार्यों से संतुष्ट है। हम लोग जनता के कार्य से ही वोट मांग रहे हैं। हमने जो किया है बंगाल में उस पे वोट मांग रहे हैं। हम लोग गुमराह लोगों को नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, बहकाने का काम नहीं कर रहे हैं, काम की अपनी बात करते हैं। धरातल पे काम किया गया है, बूथ वाइज काम किया गया है, लोगों के बीच करा गया है। आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो 3 से 100 के करीब दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के लिए तो ये बढ़त है। देखिए, अब जीरो से कोई हीरो कैसे बन सकता है? जीरो किसी के आगे अगर लगा हो
और उसमें कितना का भी मल्टीप्लाई करते रहो, ये तो उल्टे सीधे सर्वे हैं। सर्वे कौन कर रहा है, कौन आप अपनी पार्टी के बारे में सर्वे को सही ठहरा रहे हैं, दूसरी पार्टी के सर्वे को गलत ठहरा रहे हैं। सर्वे को सुनिए, बताया जा रहा है, आपने बताया सर्वे आप ही लोग करते हैं क्या? सर्वे का अभी आपने कहा कि सर्वे में हमें इतनी सीटें मिल रही हैं, तो मैंने भी उसी का जवाब दिया कि सर्वे में तो बीजेपी को भी दिखाई जा रही है सीटें। 223 प्लस बताया, 223 प्लस। ठीक है, वो तो बीजेपी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि 200 प्लस सीटें हमें मिलेंगी। सर्वे में मैंने ये बताया 200 प्लस सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये बीजेपी का भी दावा है। क्या 500-700 सीटें हैं क्या बंगाल में? आपकी ओर से 200 प्लस का दावा कर रही है, बीजेपी भी 200 प्लस का दावा कर रही है। नहीं, 223 प्लस की हम लोग दावा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। सर्वे की बात करेंगे, बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है लेकिन सत्ता दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल तमाम चैनल्स का जो सर्वे सामने आया उसमें बीजेपी को बढ़त लेकिन सत्ता हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही बीजेपी। देखिए, अभी तो ये चुनाव आयोग ने जब से तारीखों का ऐलान किया उसके बाद की ये रुझान है, अभी समर शेष है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जब पहला चरण का जब चुनाव हो जाएगा और जब आखिरी चरण होगा उसके बाद का जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें वो वास्तविकता नजर आएगी कि कहाँ क्या है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध है। तो ये जो टीएमसी के जो बैठे हैं हमारे सामने और जो कह रहे हैं कि 233 सीट की जो दावा कर रहे हैं, तो इनको मैं बता दूं कि 2000 इसके पहले की जो चुनाव हुई थी उसमें उन्होंने 211 सीटें जीती थी। और अभी जो उन्होंने अपना आंकड़ा बताया है तो जिसमें टीएमसी को 148 से 164 दिखाया जा रहा है, बीजेपी को 100 तक दिखाया जा रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर 39-40 के आसपास में दिखाया जा रहा है। तो वक्त बदलने दीजिए, समय आएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उस तरह आंकड़े और समीकरण भी बदलते जाएंगे। हमें भी बढ़त मिलेगी, कहीं उन्हें भी बढ़त मिलेगी। जो वास्तविकता है और जो जनता का जो रुझान होगा उसको हम आदर और सम्मान के साथ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है राहुल आनंद जी, 5 जगह चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन फोकस पश्चिम बंगाल पर ही है बीजेपी का। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो घुसपैठियों को ममता बनर्जी जी ने बैठा रखा है और जिस प्रकार की वहां पे जो हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं पिछले कुछ सालों से जो पूरा देश देख रहा है, और यहाँ पर इनको असहिष्णुता नजर नहीं आता है। और जो कुछ मीडिया के भी लोग हैं जो इस पे कभी कोई कटाक्ष भी नहीं करते हैं, यही असली असहिष्णुता है जो हमारे देश को देखनी चाहिए यहाँ पे। और जो फोकस की जहां तक बात है, जब कहीं कोई बदलाव की जब लहर होती है ना, जब जहां कोई अगर कोई बीमारी कैंसर अगर कहीं जड़ बना रखी है तो उसको इलाज करने भी में मजा आता है। तो जो वहां पे बीमारी जड़ जमा रखा है उसको इलाज करने का जो ठानने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों को देखते हुए हम 5 राज्य पे कड़ी मेहनत करेंगे और अपने पाले में 5 राज्यों को लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी चलिए दयाशंकर जी, बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर, तो टीएमसी के लिए डर की बात, खतरा मंडरा रहा है टीएमसी के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। देखिए, चुनाव में सीटें जनता निर्धारित करती है कि सीटें जाना कहाँ है। जो धरातल कार्य क्या होता रहता है उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, अब तो जनता ने मन बना लिया है, 1 बाय 1 करके इनके स्टेट परिवर्तन रैली जो चला रहे हैं, परिवर्तन रैली के अंतर्गत 1 बाय 1 स्टेट परिवर्तित होते जा रहे हैं और 24 दूर नहीं है, पूरे देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और लगभग खत्म हो जाएंगे ये लोग। अभी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का भी बयान जारी हुआ था कि जो बाहर की फोर्स लगी होती है बूथ के अंदर, जो है बूथ एजेंट को रहने नहीं दिया जाता है, तो उन्होंने दीदी से आग्रह भी किया है कि बूथ के अंदर सभी पार्टियों के एजेंट को रखा जाए। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कम से कम हर पार्टी के बूथ एजेंट अंदर रहें। और ये जो चालबाजी अखिलेश जी ने बताया कि ये लोग चालबाजी कुछ उसके अंदर करते हैं, तो इसलिए जी बूथ के अंदर भी लोगों को जो पोलिंग एजेंट है बूथ के अंदर रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, दोनों से बारी बारी करके जवाब लूंगी। जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, कहीं ना कहीं वो मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है, वो भी ऐसे ऐसे मुद्दों पे जैसे जय श्री राम या फिर बंगाल की बेटी या फिर दीदी वर्सेस बुआ,
बेटी वर्सेस बुआ, ये तमाम मुद्दे दिखाई दे रहे, तमाम अभियान दिखाई दे रहे, बीजेपी और टीएमसी में लड़ाई खासतौर पर दिखाई दे रही, लेकिन जनता के मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपका जवाब चाहूंगी राहुल आनंद जी। जो विगत कुछ वर्षों से वहां पे ममता दीदी ने जो अपने सरकार चलाए हैं और वो डेवलपमेंट से बिल्कुल हट गई है और वो आ गई है हिंसक प्रवृत्ति की तरफ आ गई है। और जो वो इमोशनल अत्याचार जो कर रही है कि बंगाल की बेटी दीदी वर्सेस बुआ, ये सब जो बातें हैं वो बस वहां के इमोशनल अत्याचार करके वहां के लोगों को अपने पाले में जोड़ने का प्रयास कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं जो टीएमसी है, टीएमसी एक पारिवारिक संगठन है, पारिवारिक संगठन है जो वहां के परिवार पे ही आधारित है। अब ममता दीदी के बाद उनके भतीजे पे केंद्रित है वो पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पूरे देश को एक संगठन मानती है और उसके उत्तराधिकारी अभी प्रदेश अध्यक्ष विजय वर्गीय जी बने हैं, कल कोई और होगा। तो हम एक संगठन और एक परिवार की बात को लेकर चलते हैं। और जहां अगर ममता दीदी जिस प्रकार से सामने पेश आ रही है तो उनके विपक्ष में हमें भी अपने को उसी हिसाब से दिखाना है और साथ में चलना है। और हमने जो वहां पे आयुष्मान योजना है, किसान सम्मान निधि है, जिसे दीदी चलने नहीं दे रही है वहां पे ठीक से, और वो अपना प्रचार ज्यादा कर रही है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को वो कभी नहीं बताती है, जबकि अन्य राज्यों में भी गैर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पे इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। तो जो वहां की लोकल इश्यूज जो भी हैं उसके ऊपर हम कर रहे हैं। और खास करके हमारा सबसे ज्यादा हमने सबसे ज्यादा सीए और एनआरसी पे हम उस पर सबसे ज्यादा अमल करेंगे, क्योंकि जो बाहरी घुसपैठिए वहां बैठे हैं, बंगाल का माहौल को खराब कर रहे हैं, पहले हम वहां से उनको हटाना शुरू करेंगे वो। जी ठीक है दयाशंकर जी, सबसे पहले माहौल को तो ठीक कर लें, उसके बाद विकास भी करेंगे। और केंद्र के भेजे हुए पैसे ममता बनर्जी खा जाती है, आम जनता तक नहीं पहुंचने देती। ये सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। केंद्र शुरू से ही जब से दिल्ली की सरकार बनी है सहयोग नहीं करता है। अगर तुलना किया जाए अर्थव्यवस्था का, देश की अर्थव्यवस्था से तुलना अगर की जाएगी तो बंगाल की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। एमएसएमई की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें 15% जो है मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब उद्योगों में वृद्धि हुई है। लगभग 10 सालों में 93 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 35 लाख लोगों को घर मिला है, 30% बिजली कनेक्शन, सड़क, पानी, स्वास्थ्य इस क्षेत्र में कार्य किया गया है। जनता पूर्ण रूप से अस्वस्थ है और इस बार दीदी को कम से कम 223 प्लस सीटें देने जा रही है। चलिए ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी राहुल आनंद जी। बीजेपी के पास सीएम पद का चेहरा नहीं है बंगाल में, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है टीएमसी की ओर से। हालांकि पोस्टर जो जारी किया गया बीजेपी की ओर से, बेटियों को आगे किया गया है, बुआ ममता बनर्जी को दिखाते हुए उनके सामने, तो फिर से सवाल यही पूछा जा रहा है कि सीएम पद का दावेदार तो आपके पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने महाराष्ट्र भी लड़ा था जब हमारी सरकार वहां बनी थी शिवसेना के साथ, तो उस समय हमारा सीएम का उम्मीदवार कौन था, हमने उसको एक्सपोज नहीं किया था। सरकार बनने के बाद हम सीएम को वहां दिए थे। इसलिए हमारी, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की बातें थी, तो हमने वहां पे भी अपना सीएम रखा। और बिहार में भी जब हम लोग अलग हुए थे जेडीयू के साथ, तो हमने भी उस समय अपने सीएम को की घोषणा नहीं की थी। तो बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे पास सीएम कैंडिडेट की कमियां नहीं है। अब रह गई बातें कि हम जनता के बीच में हम पार्टी का छाप लेकर जाते हैं कि हम बीजेपी को वहां पे संबोधित करते हैं, तो हम बीजेपी के लिए लड़ते हैं, संगठन के लिए। और हमारा एक परिवार है जिससे बहुत सारे चेहरे हैं जो हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वो सीटें जब आएंगी हमारे, उसके बाद हम अपने मुख्यमंत्री को भी वहां पे लाएंगे। और ये तय है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है जी। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको ये चीज सुनकर बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे। शेखर जी का एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्हें इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि अंदर में लोग हेर फेर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम पे ही प्रतिष्ठा का सवाल उठाया जा रहा है, जो ये होना है। जब ये चुनाव होगा, अगर उनके फेवर में आ गई बातें उनके पाले की, तो ईवीएम बहुत अच्छी है।
और जैसे उनके पाले की बाहर की चीज होगी, ईवीएम को सेट कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, ये बातें शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसका सम्मान करता हूँ, पार्टी कहीं रहे कोई रहे, जीते हारे, लेकिन ईवीएम का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के मंदिर में वो चढ़ावा है जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बंद किया गया है। तो ये सब अनाप शनाप की बातें ना होनी चाहिए। और आज के तारीख में जनता भी समझदार है, वो भी समझती है कि वो किसको वोट देने जा रही है और किस मुद्दे पे देने जा रही है। ये अहम सवाल है, ये अहम बातें हैं कि जनता किसके साथ है और जनता को क्या चाहिए। जी ठीक है, दयाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। ईवीएम को लेकर पहले ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि आप लोगों की ओर से बाद में ना उठाया जाए ये सवाल। दूसरी ओर बीजेपी के पास मोदी है, चेहरा है, और उन्हीं के दम पर वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सवाल आपकी ओर से लगातार पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, एक लॉलीपॉप होता है, दिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है जरूर, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता है। जिस प्रकार से 2 करोड़ नौकरी वाला लॉलीपॉप, काला धन वापस 15 लाख, उसी तरह से ये लोग लॉलीपॉप दिखाने वाले हैं। तो होता क्या है, ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं। जरूरत पड़ेगी तो किसी प्रदेश में 3-4 लोगों को सगुफा लॉलीपॉप दिखाए होंगे, तो जैसे उत्तर प्रदेश में 3 सीएम बनाए, बिहार में 3 सीएम बनाए, तो ये तो लॉलीपॉप और रेवड़ी की तरह बांटते चलते हैं ना सीएम। उनको इनका मतलब थोड़ी होता कि सीएम का क्या वैल्यू होना चाहिए, सीएम कौन होना चाहिए। चेहरा कुछ और दिखाएंगे, काम कुछ और करेंगे, बात कुछ और करेंगे, कार्य कुछ और करने लगेंगे। विकास की बात करेंगे, विनाश करने लगेंगे। बनाने की बात करेंगे, बेचने लगेंगे। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बात फलानी सरकार, अब अगर क्या हुआ, महंगाई बढ़ाने लगे। तो ये लोगों की बात पे तो बहुत केयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उल्टा ये लोग करते हैं। ये आए थे देश बदलने, भेष बदल लिए। भेष बदलने से चरित्र थोड़ा ही बदल जाता है। आए थे देश बदलने, भेष बदल लिए। चलिए, ईवीएम वाले सवाल पर भी जवाब दे दीजिए। तमाम सवालों से आप बचते नजर आ रहे हैं, इस पर तो जवाब दीजिए। बताया गया है कि सभी बूथ के जो भी पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको एजेंटों को वहां रखा जाए। चलिए ठीक है, दयाशंकर जी एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है। बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर मुद्दों पर बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि पहले वहां पर सफाई करनी है। आप वहां पर सत्ता में हैं, तो आपकी ओर से किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, या फिर सिर्फ बीजेपी से लड़ाई ही देखी जाएगी, आम जनता के मुद्दों को नकारा जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अर्थव्यवस्था, वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, सामाजिक सुरक्षा, दलित पिछड़े वर्ग, सभी को लेकर, महिला सशक्तिकरण, किसानों को, नौजवानों को लेकर कार्य कर रहे हैं। और इसी कार्य को अगर दोबारा जनता बहुमत देती है तो इससे आगे इस कार्य को और बढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। जी चलिए, जवाब दीजिए। मैं पहले इनको स्पष्ट कर दूं, इन्होंने जो काला धन पे बात किया, तो मैं आपको बता दूं, हमारे क्या देश के 135 करोड़ के काला धन वापस आ गए। मैं बताऊंगा कैसे। जो आपने एक कटाक्ष किया है, देश बदलने के बदले आपने वेश बदल लिया, तो मैं आपको बता दूं, हमने देश बदल दिया है। एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, और राफेल हमने तैनात कर दिया है, जिससे चाइना किया और पाकिस्तान के सीने में दर्द हो गया और दांत खट्टे हो गए हैं। आपको और बता दूं, और जो देश हमारा, जो आपने बात की रोजगार की, तो मैं आपको बता दूं, हमने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मुद्रा योजना को सबसे ज्यादा दिया है, विदाउट एनी गारंटी की। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, विदाउट एनी गारंटी द गवर्नमेंट हैज फाइनेंस्ड अप टू 10 लाख रुपीज फॉर आत्मनिर्भर भारत। ओके, अब मैं आ जाता हूं आपको चाइना पे। चाइना को भी हमने कहां से कहां खदेड़ दिया, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, और इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो और जो 10 साल में आपने जो बंगाल में किया है, आपने जब 10 साल में बंगाल में जब आपने काम किया ही है बंगाल में, तो फिर आपको डर किस बात का है? आप तो ऐसे भी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आपने काम कम, हिंसात्मक गतिविधियां ज्यादा की है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि आप कहीं हार सकते हैं। इसलिए बीजेपी को जो आप लोग काला चेहरा बन के जो दिखाते हैं, तो आपको दिखा दूं, आज देश सशक्त है। आज हम देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कर दिए हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कोरोना को ठीक से, और हमने अपना वैक्सीन बनाकर कितने देशों को सप्लाई कर दिया। ये नया भारत है, हमने भारत को बदला है। हमने भारतीय जवानों में जो सुरक्षा कर्मी है, एक नया ऊर्जा का संचार किया है। आज देखिए कि वो किससे मुस्तैदी से वहां काम करते हैं। जो चाइना हमसे बड़ा देश है, उसके पास सैन्य शक्ति भी ज्यादा है, उसको हमने मार कर खदेड़ दिया।
और हमने तो कहा 40, लेकिन रसिया पुष्टि करता है कि 7 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये हमारी पहचान है, इसको मानना होगा आपको। 40 नौजवान पुलवामा हमले में शहीद हो गए। देखिए, चाइना का समर्थन आप करिएगा, अपने जवान शहीद हो रहे हैं, आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? राफेल का मामला भी कोर्ट में गया, फिर इनको दायर की गई है। क्या आप बात कर रहे हैं? राफेल का दाम डिबेट के हिसाब से खरीद हुआ, वो मामला कोर्ट में गया, दोबारा फिर कोर्ट में समझौता गया हुआ है। आप बातें बता रहे हैं, आप बताइए रोजगार कितने, कम से कम आपने चलिए ठीक है दयाशंकर जी, एक एक करके बोलिए। राहुल आनंद जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा आपकी बात रखने का। बोलिए राहुल आनंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए फटाफट, उसके बाद दयाशंकर जी आपके पास आएंगे। जब आपने विकास के कार्य को किए ही हैं तो फिर आपको डर किस बात का है? आप तो ऐसे भी जीत के आ जाएंगे। लेकिन आप वहां की आवाम को इधर उधर की बातें ना समझाएं। लेकिन और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्य किए गए हैं वो जन जन तक पहुंच रहा है। हमने उजाला योजना भी जन जन तक पहुंचाई। हमने ये नहीं देखा कि किसी मुसलमान को मिला या किसी हिंदू को मिला सबको है और मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं। जिम्मेदार नागरिक के होने की वजह से और एक जिम्मेदार सरकार होने की वजह से उनका ये कर्तव्य है जिसका वो निर्वहन करना चाहिए। और आपने एक बात बोली मुझसे, पैसा लाने के बारे में बात किया, तो मैंने अभी आपको जितना भी साक्ष्य दिया है, जो 15 लाख की जो बातें थे उससे ज्यादा हमारे पास आ चुके हैं। जी चलिए जवाब दीजिए दयाशंकर जी, आप बोलिए। आप सैनिकों के मुद्दे में सरकार फेल है। पुलवामा हमला जग जाहिर है। चाइना बॉर्डर पे चाइना के सैनिक, अपने देश के सैनिक कितने शहीद हो गए ये भी जग जाहिर है। हमला बोलते थे कि एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, डेली बाई डेली 2-4 दिन से मालूम चलता है कि देश का जवान शहीद हो गया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें बताने वाले लोग हैं। रही महंगाई, बोले कि पेट्रोल का रेट 35 रुपया हो जाएगा, 100 के सैकड़ा मार रहे हैं ये। और महंगाई, रोजगार की बात रही, करीब 13 से 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्या आप बेरोजगार बना के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे? चलिए ठीक है, जवाब लूंगी राहुल आनंद जी आपसे। और इसी के साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि किसान आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से बीजेपी का विरोध हो रहा है, तमाम राज्यों में जो भी चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव, तो कहीं ना कहीं हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल जाने की बात भी किसानों की ओर से कही गई है, तो पश्चिम बंगाल में खतरा मंडरा रहा है बीजेपी की सीटों पर। देखिए, मैं सनातन धर्म से आता हूं और मैंने रामायण देखा था लॉकडाउन में, और रामायण देखने में मुझे एक बहुत ही अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, जिसमें माँ सीता भगवान होते हुए भी उनको जब आना पड़ा, रावण से छूटकर जब आई अयोध्या में, तो उनको भी एक परीक्षा देना पड़ा। ठीक, तो ये जनता है। अगर कोई अच्छे कार्य को भी अगर आप करेंगे और आपके बीच में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला व्यक्ति बैठा होगा, तो वो जग जाहिर होगी कि वो कहीं ना कहीं उसकी छवि आप पे जरूर पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन चल तो रहा है लेकिन वो हाईजेक हो चुका है, वो खालिस्तानी समर्थक अब हो गया है। और जो भीड़ें दिखाई जा रही हैं वो कैसे की जा रही हैं वो पूरा देश जानता है। खालिस्तानी वीडियो बनाकर दे रहे हैं, कनाडा से पैसा आ रहा है, सरकार की जांच एजेंसी उस पर लगी है, वो भी उसका जल्दी ही निष्पादन कर लेगी। और जो किसान की जो मुद्दे थे वो मुद्दे से वो भटक गए। सरकार ने 11 बार की दौरा में जो भी बैठक की, उसमें वो बोलते तो जरूर थे कि बातें स्वस्थ वातावरण में हुई है, लेकिन बाहर निकल के वो कहते थे कानून को रद्द करो। उन्होंने एमएसपी की बात की तो हमने एमएसपी पे लिखित आश्वासन भी दिया, जबकि मैं आपको बता दूं कि एमएसपी पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान है। और एमएसपी अभी भी 28 प्रकार के फसलों पे दी जाती है, जिसमें गेहूं और धान की फसल पे सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है एमएसपी की रेट पे, जो 780 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी की जा चुकी है। पूरे लक्ष्य का 6 से 7% खरीदारी ही पूरे देश में की जाती है और 65% की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब से की गई है। और अफसोस की बात है कि वहीं पर लोग बैठे हैं। हाँ, उनकी कुछ जो बातें थी पराली जलाने को लेकर, तो पराली जलाने के कानून में संशोधन कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक दोगले चरित्र को भी दिखाना चाहूंगा वहां की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को। 2013 में वहां पे एक कानून पास किया गया था बीजेपी के माध्यम से, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान था और नहीं करने पे उनको जेल भी जाने का प्रावधान था। वहां की तत्कालीन सरकार ने ये तो जरूर कर दिया कि इस अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने विस्तार
पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित किया, लेकिन 2013 का जो कानून अब भी लागू है जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान है उसको अब तक उन्होंने छुआ तक नहीं है। तो इनके ये दोगले चरित्र का निर्वहन करता है। तो ये भी देखना चाहिए, पूरा देश जानता है और देख रहा है। और अगर किसान की बातें सही हैं तो सरकार झुकती है, सरकार उनके साथ बैकफुट पे है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद से कहा था कि आपको जब मन करे आप आइए हमारे पास बैठक कीजिए, लेकिन ये जिद जो है वो तार्किक से हटके अतार्किक मांगे पे चली गई है, वो कानून को रद्द करने की बात चली गई है। मैं आपको बता दूं कि 90 दिनों से जो आंदोलन हो रहा है उसमें माननीय राकेश टिकैत जी ने 2250 क्विंटल गन्ना चीनी मिल को भेजा है जो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक, उन्होंने अपने फसल काट कर सुरक्षित पहुंचा भी दिए गन्ना मिलों में, लेकिन आम किसानों के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। हमने क्या किया, हमने बिचौलियों को हटाया। इस कानून में हमने दिया है कि आपको आर्थिक दंड का प्रावधान नहीं रहेगा और 3 दिनों के अंदर आपको भुगतान भी करना होगा, सारे पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो किसान के फेवर की बात की जाएगी, ये भी उस बिल में वर्णित किया गया है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। जब माननीय कृषि मंत्री जी ने जब संसद में पूछा था कि इसमें काला क्या है तो विपक्ष का क्या रवैया था, एक भी जवाब नहीं दे पाए। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये कहीं ना कहीं वो किसानों के फेवर में है। और आंदोलन है, चलता है, लोकतंत्र है, इसमें कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बातें खराब लगेंगी। तो जो अगर देश के हित में अगर किसी को छोटा मोटा नुकसान भी होता है तो वो कानून बनना चाहिए। आपने जीएसटी का कानून तो नहीं मांगा था, लेकिन जीएसटी आया। बाल विवाह मांगा था, नहीं आया। SC ST दमन आया, आया। क्यों आया? क्योंकि उसकी जरूरत थी। समाज में एक नई संभावना और एक चेतना को स्थापना करना था, इसलिए इन प्रकार की कानूनों का निर्वहन किया गया। हमारे देश ने क्या लोकपाल बिल नहीं देखा? अन्ना हजारे का आंदोलन भूल गए, जहां की उपज वो केजरीवाल जी हैं, लेकिन आज केजरीवाल जी भी सत्ता लोभी हो गए हैं और अपनी कर्तव्यों को भूल चुके हैं। तो लोकतंत्र है, जनता चाहती है, जनता ने जो चुनकर भारतीय जनता पार्टी को वहां भेजा है, तो तमाम बस मुट्ठी भर लोगों के चलते सरकार कैसे झुक सकती है? तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने हमें वोट देकर वहां पे सत्ता दिलाया है? तो ये सब भी बातों पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, दयाशंकर जी आपके पास आने चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता से दूर कहीं ना कहीं बीजेपी है, बावजूद उनके सीटों में बढ़ोतरी बीजेपी के दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अगर दिन में कोई सपना देखता है मुंगेरी लाल के असीम सपने, तो देखना चाहिए, अच्छी बात है। सब सोचता है कि विकास हो, लेकिन लोग विनाश करने लगते हैं। अभी बताइए, अपने देश के नागरिकों को क्या क्या बता रहे थे, खालिस्तानी तो क्या अभी सबसे नवाज रहे थे, तो ये भाषण जी लोग हैं। अभी वो टूल किट का मामला, एक बच्ची जो कमेंट की थी, टूल किट का मामला, टूल किट, लेकिन कोर्ट ने उसको जमानत देते हुए बताया कि देखिए, उन मुर्दा पब्लिक से अच्छी है, ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी आवाज को आप रखो, और जमानत दे दी। लेकिन ये लोग उस बच्ची के साथ कितना घोर अन्याय करने का काम किए। टूल किट ये लोगों को जो आवाज उठाता है उनको तरह तरह का प्रोपेगेंडा लगा के फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये करारा किसान आंदोलन का चमाचार है, इनके गाल के ऊपर कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। और किसान अब जो जग उठे हैं, जबरदस्ती किसी को आप कोई चीज क्यों आप देना चाहते हो, किसी के ऊपर क्यों थोपना चाहते हो? किसान जो चीजें कर रहे हैं उनको आप मान लो। जीएसटी से आपने बताया कि फायदा होगा, जीएसटी से कितने लोगों का रोजगार चला गया। जीएसटी में बार 100 बार आपने चेंजेस किया। अगर जीएसटी पहले यही सरकारें लागू करी थी, पिछली सरकारें, उनको उसके बारे में विशेष जानकारी थी, आपको कोई जानकारी नहीं थी। कभी ये लोग कहते थे कि आधार कार्ड कूड़ा है, इसको फेंक दो, जीएसटी कूड़ा है। तो ये लोग हैं कि जो पिछली सरकारों को ही देखकर चलने वाले लोग हैं, और उनको सही तरीके से वो ला नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण से बार बार फेल होते हैं, उसमें बार बार संशोधन करते हैं। तो नकल मारने वाला व्यक्ति कभी पास थोड़ा ही होता है, कहीं ना कहीं उसके नंबर कम आते हैं। दयाशंकर जी, आप मेरे सभी सवालों को घुमा रहे हैं, सीधा जवाब तो एक का भी नहीं दे रहे। सवाल यहाँ पर मेरा ये था कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं या अमित शाह पहुंचते हैं रैली करने, तो भीड़ जिस तरीके से दिखाई देती है, और सीटों की भी बात करें तो बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि वहां पर सत्ता में मजबूत बीजेपी नहीं है, सत्ता से दूर है कहीं ना कहीं, बावजूद उसके सीटों में बढ़ोतरी। तो इसकी वजह ये तो नहीं है कि टीएमसी से परेशान कहीं ना कहीं लोग हो गए हैं? बदलने वाले लोग जहाँ जाते हैं वैसा देश बदलते हैं। तो जनता है, देखने सर्कस में जोकर को बहुत लोग चले जाते हैं,
तो भीड़ हो सकती है। अब जब पब्लिक के बीच में ये कार्य किए होते हैं तो इतने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अच्छा होता कि थोड़ा एक सर्कस और दिखाते, अपने प्रिय मित्र को बुला लिए होते अमेरिका से। तो वो सर्कस है, अब जनता उनको जवाब देगी कि हम लोग सर्कस देख रहे थे, लेकिन हकीकत तो कुछ और था। जिस तरह से विकास की बात करके देश को विनाश आप लोगों ने कर दिया, और रोजगार की बात करके रोजगार आपने करीब 12 से 20 करोड़ लोगों का छीन लिया। तो तरह तरह की बातें हैं, मन की बात करते हो आप भाई, कब काम की बात करोगे, काम की बात करो। जनता तरफ से अभी देखो आपने किराया जो है बढ़ा दिया है। अभी कभी सरदार पटेल जी की ये लोग बात करते थे, घर घर से लोहा मांगने का काम करते थे, मूर्ति बनवाए 300 करोड़ देके चाइना से, और इसके बाद स्टेडियम जो सरदार जी के नाम पे था उसको अपने नाम पे कराने का काम किए। ये तो इनकी घबराहट दर्शा रही है कि ये लोग तो सत्ता से जाने वाले हैं, देश से भी जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ राहुल आनंद जी बोलिए। मैं इनको जवाब दे दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आनंद शेखर जी कि जो सरदार पटेल जो है स्टेडियम, ठीक है, वो सरदार पटेल स्टेडियम ही उसका नाम है आज भी, लेकिन वो जो पेड़ लगा है ना, पेड़ का नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। उसके एक विंग है जिसका नाम रखा गया है, वहां के गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन ने इस नामाकरण किया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको बता दूं कि इसके पहले की जो सरकार थी उनके यहाँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, तो इन लोगों ने तो जीते जीते में ही, इंदिरा गांधी ने तो जीते जीते में अपने आप को भारत रत्न दे लिया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दे लिया था। तो इस पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? बस एक स्टेडियम पे आप बात कर लेते हैं। अब मैं आता हूं अमेरिका के मित्र पे। आपको मैं बता दूं, अगर हमारा देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और विजय रथ पे सवार है, तो हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे और करके अमेरिका पहले जब सरकार थी ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए लाइन में मंत्रियों को लगना पड़ता था, ठीक। अब वो भी गिर जाते थे भगदड़ में कि अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। कम से कम विषय पे पकड़ तो रखिए। और आज का प्रधानमंत्री करता है और कहता है कि आई एम गोइंग टू द रूल्स, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये हमारी ताकत है, इससे आप अलग नहीं हो सकते। और जो जीएसटी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी में एक कर लगा है जो पूरे देश में एक कर है, 12%, 18% और 28% का कर निर्धारित किया गया है, और 5% का। अब आप कहीं से चलिएगा, पूरे देश में टैक्स एक होगा। अगर पार्ले जी बिस्किट बिहार में बिकता है 5 रुपए में, तो दिल्ली भी 5 रुपए में बिकता है, और वेस्ट बंगाल भी 5 रुपए में बिकता है। वहाँ कहाँ महंगाई बढ़ गई? सरकार का कितना लगती है और स्टेट का कितनी लगती है? पेट्रोल पे थोड़ा हमेशा याद रखिएगा, देश की रक्षा में और संप्रभुता पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो हर कोई राष्ट्रद्रोही है। और जो दिशा में जो गिरफ्तार हुई थी, तो हमारे पूरी हो जाने दीजिए ना, पूरी हो जाने दीजिए। मिर्ची लगती है तो थोड़ा सब्र कीजिए, पानी में आपको पिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। और जो टूलकिट की जहां तक बात है, और तो दिशा रवि ने जिस टूलकिट को ट्वीट कर दिया था, और जो बनाने में, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, बनाने में जो दिशा रवि का योगदान था, और उसको ग्रेटा धनवर ने ट्वीट किया था। और मियां खलीफा को क्या ये पता है कि आपको गेहूं कौन सा है और धान कौन सा है, फसल में अंतर कर पाएंगी? ठीक, मियां खलीफा क्या करती है आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, ठीक। तो ये चीज है, देखिए आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो हमारे राष्ट्र का बात है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर भारत की छवि को धूमिल की जाती है तो हर कोई वो देशद्रोही है। कहां थे माननीय राजीव गांधी जी, वो माफ कीजिएगा माननीय राहुल गांधी जी कहां थे? वो 26 जनवरी के पहले चले गए थे विदेश दौरा पे। क्यों चले गए थे? उन्होंने जाकर ये सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार कराई थी, ठीक। आपको इस चीज को मानना होगा। और हमारे देश का संविधान है, अगर हम मर्डर भी करते हैं ना तो हमें जमानत मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्डर नहीं है, हम मर्डर हैं, लेकिन वो कोर्ट में चलता है, कोर्ट में चलेगा, न्याय की प्रक्रिया है, उसके बाद वो डिसाइड की जाएगा कि क्या है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, दिशा रवि भी अपना पक्ष रखेगी। अब देखेंगे कि अब कोर्ट इस पे क्या राय देता है। ये तो कोर्ट का जजमेंट का सवाल है ना, लेकिन अगर कोई कल्प्रिट है तो वो कल्प्रिट है हमारा, उस समय तो तत्काल है ही, उसको तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ जी। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। दयाशंकर जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये लोग काम की बात करें, मन की बात से जनता उब चुकी है, महंगाई से जनता उब चुकी है, जनता को रोजगार चाहिए। कोरोना काल से अभी पूरा विश्व गुजरा है, लेकिन तरह तरह की ये लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, जनता त्रस्त हो गई है। ये स्वास्थ्य का पे बात करें, शिक्षा पे बात करें तो अच्छा होगा। ये चीजें इस समय, ये चुनाव चल रहा है, चुनाव में लोकल स्तर के मुद्दे होने चाहिए। रही बात
जिन चीजों का इन्होंने वर्णन किया है तो वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने न्याय दिया है। मंदिर का मामला कोर्ट का था, जम्मू कश्मीर का मामला कोर्ट का था, कोर्ट ने उनको दिया फैसला, वो कोर्ट का मामला रहा है। हम लोग तो यही मानते हैं, बाकी आनंद जी बताएंगे। ठीक है राहुल आनंद जी, किसानों का ये कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो वो आंदोलन जीत जाएंगे। इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। देखिए, ये जो पूरे देश में जो 600 तरह के जो किसान संगठन हैं, उसमें से मात्र ये चंद भर लोग हैं जिसमें से 25 से 30 की संख्या में हैं, और वो अपनी तार्किक मांग, ये अब जिद पे आ गए हैं। ये जो तार्किक मांगों को हटाकर ये जिद पे आ गए हैं। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि लोकतंत्र में वो अपने कटाक्ष लगा सकते हैं, अपनी उपेक्षा रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट में बढ़त हो रही है, ये भी हो सकता है कि वो सरकार बना ले। ये संभावना है, इस पे टीएमसी भी संभावना जता सकती है, मैं भी संभावना जता सकता हूं। लेकिन अगर देश के हित में कोई कानून अगर बनता है तो उसका मैं सम्मान करता हूं और सम्मान करूंगा भी। ठीक है, समय का अभाव है राहुल आनंद जी और दयाशंकर जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी और टीएमसी दोनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि वही सत्ता में आएंगे और वही सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।